स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। तो हम आरआरबी एग्ज़ाम के लिए अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद देयर स्पोर। ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल कर दें और उनके स्पोर्स को भी। तो वो मेथड है हमारा स्टरलाइजेशन, जिससे दोनों काम हो जाएंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। कौन सा है सबसे बेस्ट और स्टरलाइजेशन का मेथड, तो वो है हमारा ऑटोक्लेविंग, ठीक है। अब इसका रेशनल क्या है। अमंग दीज ऑटोक्लेव इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन because steam above 100 degree Celsius or saturated moist heat has better killing and penetration power than dry heat। इसने क्या बोला है, ऑटोक्लेव एक सबसे अच्छा मेथड है स्टरलाइजेशन का, क्योंकि इसमें कितनी स्टीम दी जा रही है, अबव 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर आप सेचुरेटेड मॉइस्ट हीट देकर भी एक बेटर किल कर सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। ये बेटर होता है ड्राई हीट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग अ मीन्स ऑफ स्टरलाइजेशन विल डिस्ट्रॉय। ऑटोक्लेविंग क्या है, स्टरलाइजेशन है, इससे हम क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम बहुत बार पढ़ रहे हैं, इससे क्या डिस्ट्रॉय करेंगे, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑटोक्लेविंग इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेविंग एक मेथड है स्टरलाइजेशन का, बाय कौन सी हीट है, ड्राई है, कौन सी है, मॉइस्ट है। तो ये कौन सी है, मॉइस्ट है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ड्राई हीट जो होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है। इसका रेशनल हम देखेंगे। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन परफॉर्म्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसको अलग अलग टेम्परेचर पे हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस अगर है तो उसको हम पास्चराइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वैक्सीन बाथ के लिए, इंस्पीसेशन के लिए। टेम्परेचर अगर 100 डिग्री पे है तो उसका हम बॉइलिंग के लिए, टिंडलाइजेशन के लिए, ये आपने पढ़ा होगा बहुत। और टेम्परेचर अगर अबव है 100 डिग्री सेल्सियस से तो ऑटोक्लेव के लिए। बिलो के लिए हमने पढ़ा पास्चराइजेशन के लिए, इंसिपेशन के लिए और वैक्सीन बाथ के लिए। लेकिन अगर एट 100 डिग्री है तो बॉइलिंग के लिए, टिंडलाइजेशन के लिए। टेम्परेचर अगर अबव है 100 डिग्री सेल्सियस से तो इसका हम ऑटोक्लेव के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीथल इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट इज़ ड्यू टू। लीथल इफेक्ट पूछा है इसने मॉइस्ट हीट का, इज़ वो किस वजह से है, तो वो होगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स की वजह से। किसकी वजह से, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। अनफोल्डिंग होना प्रोटीन का क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा डीनेचुरेशन। अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इज नोन एज डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन क्या होता है, एन इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं कर सकते आप, इरिवर्सिबल चेंज है इन एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इरिवर्सिबल चेंज होना, दैट रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन, और उसके बाद प्रोटीन में प्रेसिपिटेशन बनना, वो डीनेचुरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इरिवर्सिबल चेंज होगा और प्रोटीन के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, वो डीनेचुरेशन कहलाएगा। ओके बच्चों। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव। तो कौन कौन से, तो टाइप्स तो देखो हमारा है सिंपल आयरन जैकेट, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई वैक्यूम। बट जो लास्ट वाला है वो नहीं है, तो ये एक्सेप्ट में आ जाएगा, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये गलत है, तो आप ये जवाब कर देंगे, ठीक है। बाकी सारे ऑटोक्लेव के टाइप हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम एम्प्लॉयड फॉर ऑटोक्लेव इन अ रूटीन बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी। देखो क्या इसने पूछा है कि वैल्यूज़ बतानी है टेम्परेचर की और टाइम बताना है ऑटोक्लेव के लिए, जो रूटीनली हम लैब्स वगैरह में बैक्टीरियोलॉजी लैब में यूज़ करते हैं, वो कितना टाइम पीरियड के लिए हैं और कितने टेम्परेचर पे करते हैं, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 121 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। बहुत बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ये,
याद रखना 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। स्टरलाइजेशन कंडीशन जो होती है ऑटोक्लेव की वो क्या बता रखी है, 121 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में बोलते हो तो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ठीक है। 15 पाउंड का प्रेशर और 15 से 20 मिनट होल्डिंग टाइम है, जब तक भाई ताकि बैक्टीरिया किल हो जाए। और ये किसने इन्वेंट किया था, तो ये किया था चार्ल्स चैम्बरलैंड इन 1884, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव टू अचीव स्टरलिटी। ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा होगा वो जिस पे आप भाई आपका मतलब स्टरलिटी एकदम अच्छे से हो जाएगी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे, तो वो टेम्परेचर पूछा है। तो वो टेम्परेचर है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड द ऑटोक्लेव यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। डिवाइज्ड यानी कि डिवाइज्ड होता है भाई किसकी वजह से ये ऑटोक्लेव का आविष्कार हुआ था, कौन लेकर आया था इस टर्म को, तो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने। इसका इन्वेंशन किसने किया था, चार्ल्स चैम्बरलैंड ने, याद रखना। नेक्स्ट है ग्लव्स आर स्टरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग फॉर। ग्लव्स को स्टरलाइज किया जाता है ऑटोक्लेव के द्वारा, लेकिन भाई क्या टेम्परेचर होगा, क्या टाइम रहेगा, तो वो है 20 मिनट के लिए, लेकिन 250 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 254 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर रखना है हमने, ठीक है, याद रखना 20 मिनट और 250 डिग्री फ़ारेनहाइट से 254 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर रहेगा, किसके लिए, ग्लव्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन इन द ऑटोक्लेव। इफेक्टिव स्टरलाइजेशन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इफेक्टिव स्टरलाइजेशन के लिए 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑटोक्लेव एट 15 LBS पर स्क्वायर इंच प्रेशर एंड 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़। कितना टाइम बोला है ऑटोक्लेव करने के लिए, टाइम बोला है भाई इतना स्क्वायर फीट इंच प्रेशर है और इतना टेम्परेचर है, तो टाइम बता दो, तो टाइम होगा 15 मिनट। इतनी बार पढ़ लिया है कि 121 डिग्री सेल्सियस पे और 15 मिनट के अंदर आपका ऑटोक्लेव हो जाएगा स्टरलाइज, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर सेट इन द। कितना प्रेशर सेट करना पड़ता है ऑटोक्लेव में प्रॉपर स्टरलाइजेशन के लिए, कितना प्रेशर करोगे, तो आंसर है इसका 15 LB। कितना है, 15 LB, अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सुचर मटेरियल कैन बी ऑटोक्लेव्ड फॉर स्टरलाइजेशन। इसने बोला कि कौन सा सुचर मटेरियल जो आप ऑटोक्लेव कर सकते हो, ठीक है, स्टरलाइजेशन के द्वारा, तो कौन सा है बताओ, जल्दी बताओ। कैटगट है, PDS है, पॉलीगोलिक है, कौन सा है ये बताओ, बोलो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ए, ये देखिए सिल्क और लिनन, ये इसको हम स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट इज़ डन बाय। जो स्टरलाइजेशन होती है ना सर्जिकल इक्विपमेंट्स की, सर्जरी करते हैं तब कौन सा स्टरलाइजेशन मेथड हम यूज़ करते हैं, तो सबसे मोस्ट फेमस है, कितनी बार पढ़ लिया, ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर आर्टिकल्स यूज्ड इनटू ड्रेसिंग। कौन सा मेथड स्टरलाइजेशन का यूज़ करते हैं जो कि फॉर आर्टिकल्स यूज्ड इन द ड्रेसिंग, तो वो ऑप्शन रहेगा ऑटोक्लेव, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय। कौन डिस्ट्रॉय कर देता है HIV को, सेवलोन, लाइसोल, डिटोल, बहुत बार पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर है सोडियम हाइपोक्लोराइट। HIV के लिए क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। रेशनल देखो, जो क्लोरीन कंपाउंड होते हैं जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर आर मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड टू स्टरलाइज HIV इन्फेक्टेड। HIV पेशेंट की कोई भी चीज़ें हैं, अगर आप उसको इफ़ेक्टिवली स्टरलाइज करना चाहते हो तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट, और ये क्या है, एक ब्लीचिंग पाउडर है।
क्या है सोडियम हाइपोक्लोराइड? एक ब्लीचिंग पाउडर है। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट है ग्लूटर एल्डिहाइड इज ऑल्सो अ स्टरलाइजेशन। एक दूसरा और है एजेंट, कौन सा? ग्लूटर एल्डिहाइड। ये भी एक स्टरलाइजेशन एजेंट है, लेकिन ये क्या करता है? ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं ना, इंक्लूडिंग वायरस और स्पोर्स, उनको किल कर देगा। इनके मतलब इनको इसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, बट इतना नहीं होता जितना सोडियम हाइपोक्लोराइड। HIV का नाम आते ही आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो आप ग्लूटर एल्डिहाइड लिख सकते हो। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ। अगर अब HIV पेशेंट है तो आप कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करोगे? अभी बताया था, तो वो करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड। याद करना, बहुत बार पूछा गया है। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर रहे हैं HIV पेशेंट की लिनन को क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट कैन बी डीकंटामिनेटेड बाय द। वही है, HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको डीकंटामिनेट कैसे करोगे आप? तो अब वेस्ट प्रोडक्ट है, याद रखना इसने क्या बोला है, वेस्ट प्रोडक्ट, और कंटामिनेटेड बाय द फॉलोइंग एजेंट्स। तो किन किन एजेंट्स से आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो, लेकिन इसने लास्ट में बोल दिया एक्सेप्ट। अब ये देखो कि किन किन चीज़ों से आप यूज़ कर सकते हो सोडियम हाइपोक्लोराइड, ग्लूटर एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बट मिथेनॉल को नहीं करोगे। तो लास्ट ऑप्शन आपका राइट रहेगा मिथेनॉल, क्योंकि ये एक्सेप्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा Which of the following is used to destroy HIV contamination caused by body fluids of HIV patient? इसने बोला कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप ख़त्म कर दोगे? भाई बहुत बार पूछ लिया है, तो ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट फ्री ऑफ HIV। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसको HIV वायरस से फ्री करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे उसको? तो हम क्या करेंगे, उसको 2% ग्लूटर एल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। किसके अंदर? HIV इंस्ट्रूमेंट को वायरस से फ्री करने के लिए, सॉरी इंस्ट्रूमेंट को, तो 2% ग्लूटर एल्डिहाइड सॉल्यूशन में डाल देंगे। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डिसइंफेक्ट यूज्ड फॉर हैंडलिंग स्पिल्स। स्पिल के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? तो स्पिल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड। देखो अब इसका रेशनल क्या है, फॉर क्लीनिंग अप स्पिल्स। स्पिल्स यानी कि जैसे कोई भी केमिकल स्पिल, मतलब गिर जाना, खिंड जाना, ठीक है। क्लीनिंग अप स्पिल्स ऑफ ब्लड बॉर्न पैथोजेंस यूज़ फ्रेशली प्रिपेयर 10% सोल्यूशन। तो इसके लिए क्लीनिंग स्पिल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाउस होल्ड ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, 1 पार्ट तो ब्लीच होता है और 9 पार्ट जो है वाटर होता है, और इसका टोटल रेशियो होता है 1:10। या फिर दूसरा मेथड आप क्लोराइन यूज़ कर सकते हो, आयोडीन बेस डिसइंफेक्टेंट का यूज़ कर सकते हो, पर बेसिकली आपको एक ही चीज़ याद करनी है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। व्हेन डिज़ोल्व इट इनटू वाटर, तो ये क्या बन जाएगा? ब्लीच। सोडियम हाइपोक्लोराइड को अगर आप ब्लीच में, सॉरी वाटर में मिक्स करोगे तो ब्लीच बन जाएगा, ठीक है। इससे आप इजीली जो है क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रिसोल, लाइसोल और क्लोरोक्सनॉल। ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? फिनोल्स हैं। लाइसोल, टीवी में लाइसोल्स की ऐड भी देखी होगी आपने। क्रिसोल्स, ये क्या है? ऑल आर फिनोल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ मोस्ट पावरफुल। कौन सा केमिकल है जो सबसे पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है? जल्दी बताओ। डेटोल, लाइसोल, फिनोल। तो हमारा राइट आंसर रहेगा फिनोल जो है सबसे पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है एजेंट विच किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। कौन सा एजेंट किल करता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को? तो वो है डिसइंफेक्टेंट। एक ऐसा मेथड है जिससे आप क्या किल कर सकते हो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, ठीक है। अब देखो 3 टर्म दे रखी है, डिसइंफेक्टेंट, एसेप्सिस और बैक्टीरियोस्टेट।
डिसइंफेक्टेंट क्या है? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दैट अप्लाई फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वही है, डिसइंफेक्टेंट एक ऐसा तरीका है जिससे आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे अगर आप अप्लाई करोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। लेकिन एसेप्सिस कौन सी टेक्निक है? एसेप्सिस से आप क्या कर रहे हो? आप पैथोजेंस को किल कर देते हो, ठीक है। कोई जर्म्स नहीं होंगे, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। एकदम फ्री कर दोगे, इन्फेक्शन फ्री, पैथोजेंस किल हो जाएंगे इसमें। और बैक्टीरियोस्टैट क्या है? बैक्टीरियोस्टैट क्या है? ये वो सब्सटेंस है जो क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को और उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा, ठीक है। ग्रोथ को और मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा। और एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, वो किल कर देता है। और ये है स्टैट, ये सिर्फ ग्रोथ को कम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इज़ अफेक्टेड, तो कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, डिसइंफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एन एजेंट दैट किल्स, एक एजेंट जो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा है, तो वो होता है एंटीसेप्टिक। सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है एंटीसेप्टिक, उसका परमानेंट विद स्पोर्स उसको हटा देना है ना, तो डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है डैश आर एजेंट्स दैट प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कौन से एजेंट है जो मल्टीप्लाई ग्रोथ होने नहीं देता? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, वो होता है बैक्टीरियोस्टैट, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज पेंट इज अप्लाइड ऑन स्किन एज, कौन सा पेंट आप अप्लाई कर सकते हो एज एंटीसेप्टिक? तो वो है हमारा राइट आंसर ए, जेंटियन वॉयलेट पेंट। कौन सा? जेंटियन वॉयलेट पेंट। जेंटियन वॉयलेट पेंट यूज फॉर ड्रेसिंग ऑफ इन्फेक्टेड, कोई भी वुंड है ना वहाँ पे अप्लाई करते हैं हम जेंटियन वॉयलेट, ठीक है, जेंटियन वॉयलेट। एंड पेंटिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़ इन्फेक्टेड, अगर कहीं पे फंगस है, बॉडी कैविटीज़ के पास फंगस है, इन्फेक्शन है, वहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुकी है बॉडी कैविटीज़ फंगस से, जैसे कि वजाइना है, ओरल कैविटी है, ठीक है, वहाँ पे भी आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा मेंडल्स पेंट, ये भी अप्लाई किया जाता है कहाँ पे? थ्रोट पे, टू ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। दो नाम है, याद रखना, एक तो है जेनेटिन वॉयलेट जो कि घाव वगैरह ड्रेसिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और सेकंड है मेंडल्स पेंट या फिर आयोडीन की प्रिपरेशन, जो आप किसके लिए यूज़ करते हो? थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा यूसोल इज़ यूज्ड फॉर, यूसोल किस चीज़ के लिए यूज होता है? वो होता है ड्रेसिंग के लिए। यूसोल क्या है? एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, ठीक है, बस इतना याद रखो। सेकंड है हमारा, एक यूसोल भी एंटीसेप्टिक है, एक बोरिक एसिड भी जो है, बोरिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं? वुंड को क्लीन करने के लिए, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया मर जाए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल डिसइंफेक्टेंट, कौन सा केमिकल जिसमें केमिकल नहीं है, ऐसा कौन सा डिसइंफेक्टेंट है? तो वो है हमारा इथाइलिन ऑक्साइड। क्या है? इथाइलिन ऑक्साइड। क्या है ये इथाइलिन ऑक्साइड? ये कलरलेस गैस होती है जिसको स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखना। ये क्या है? एक गैस है, कोई केमिकल नहीं है, ये गैस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना हमारे पास एंडोस्कोपिक करने के लिए, और जो कैथेटर्स होते हैं उनको आप कैसे स्टरलाइज करोगे? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा 2% ग्लूटर एल्डिहाइड से आप एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या आप एक तो एंडोस्कोपी वालों को, ब्रोंकोस्कोपी वालों को, साइटोस्कोप, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को, सबको यूज़ कर सकते हो, मतलब क्लीन कर लोगे 2% ग्लूटर एल्डिहाइड से, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर डूइंग ऑल प्रोसीजर्स द इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टरलाइज। आपने क्या कर रहे हैं? सारे प्रोसीजर कर लिए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करना है, ड्राई स्टरलाइजेशन। तो आप क्या करोगे? तो हम करेंगे कटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लास वेयर, ठीक है। क्या करेंगे? कटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लास वेयर। क्या है ये? देखो,
प्रोसीजर आर यूज फॉर स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट आर, इसमें कैसे स्टरलाइजेशन है, ड्राई हीट में करते क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन, सुना है आपने, इन सब का यूज़ करके स्टरलाइजेशन होती है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्कैपल्स, सीजर्स, फोर्सेप, ग्लासवेयर आर, इन सब को हम ड्राई हीट से ही स्टरलाइज करते हैं, हीट दे करके उनको इंसिरेशन करके हॉट एयर ओवन में डाल के तभी किया जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हो गया जैसे कि गॉज, स्वैब, ग्लव्स, बेडशीट, लिनन विल नॉट बी स्टरलाइज, लेकिन इन सब को हम ड्राई हीट से स्टरलाइज कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हीटिंग इज नॉट ए हीटिंग इन अ हॉट एयर ओवन एट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, इसने को बोला है कि हीट कर रहे हैं हॉट एयर ओवन में और आपका 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 1 घंटे के लिए आपने किया है, तो आप इससे क्या स्टरलाइज कर रहे हैं, ऑल ग्लास सिरिंजेस, ठीक है। ये टाइम पीरियड और ये टेम्परेचर किसके लिए अप्लाई किया, ऑल ग्लास सिरिंजेस के लिए, ठीक है। हॉट एयर ओवन इज वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय, हॉट एयर ओवन एक ड्राई हीट का मेथड है जिससे आप स्टरलाइज करते हो इंस्ट्रूमेंट्स को। इसमें टेम्परेचर आपका 160 डिग्री सेल्सियस रहता है 1 या 2 घंटे के लिए, ठीक है। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज फॉर स्टरलाइजेशन, सबसे ज़्यादा जो ये हॉट एयर ओवन या फिर आप बोल सकते हो ये जो ड्राई हीट वाला मेथड है, ये क्यों यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, ये ग्लास वेयर्स, ग्लास की सिरिंजेस के लिए, पेट्री डिशेज़, पिपेट्स, टेस्ट ट्यूब्स, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है ग्लासवेयर आर स्टरलाइज, ग्लासवेयर को स्टरलाइज कर रहे हैं बाय हॉट एयर ओवन एट, कितने अभी पढ़ा है, हम करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर्स इज, कैसे करें ग्लासवेयर की स्टरलाइजेशन, अभी पढ़ा है ड्राई हीट से। बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंज, सिरिंज का कैसे स्टरलाइजेशन करें, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, हॉट एयर ओवन से आप सिरिंज को स्टरलाइज कर रहे हो। नेक्स्ट है द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रेसिंग पाउडर, किसका, स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रेसिंग पाउडर, तो इसका राइट आंसर रहेगा हॉट एयर ओवन, ठीक है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ ड्राई हीट इज टेस्टेड यूजिंग, कैसे चेक कर रहे हैं हम एफिशिएंसी ऑफ ड्राई हीट की, बताओ, हम करेंगे क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ ड्राई हीट इज टेस्टेड यूजिंग क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। कैसे, जो स्पोर्स होते हैं ना, नॉन टॉक्सिजिनस स्ट्रेन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई आर यूज्ड टू टेस्ट ड्राई हीट, एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हमने क्या किया, जो स्पोर्स थे ना क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई को, उनको किल कर दिया उससे, ठीक है। रेड हीट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ, रेड हीट को आप स्टरलाइजेशन के मेथड से कैसे यूज़ करोगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे जिससे आप रेड हीट यूज़ करके उसको स्टरलाइज कर सकते हो, तो वो चीज़ें हैं वायर्स और लूप्स को अगर आप स्टरलाइज करना चाहते हो तो आपको रेड हीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, देखो इसका रेशनल, रेड हीट और फ्लेमिंग एक मेथड है किसका, ड्राई हीट का और स्टरलाइजेशन का, इसको कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ वायर्स और लूप्स, टिप्स ऑफ फॉरसेप्स ऑफ निडल्स, ठीक है, ऑल ग्लास सिरिंजेस, स्लाइड्स वगैरह होगी, ठीक है, सॉइल्ड ड्रेसिंग आर नॉट स्टरलाइज बाय रेड हीट, जो बेड लिनन्स वगैरह है ना उनको आप क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन ये ग्लास सिरिंजेस हैं, स्लाइड्स हैं, इनको हॉट एयर ओवन से करोगे, लेकिन जो ये वायर्स हैं ना और जो लूप्स हैं, ठीक है, टिप ऑफ फॉरसेप्स हैं, उनको आप रेड हीट से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है इनओक्यूलेटिंग लूप, इनओक्यूलेटिंग लूप इज स्टरलाइज बाय, अभी पढ़ के आए हैं, फ्लेमिंग से करेंगे, रेड हीट का दूसरा नाम था फ्लेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच मीडियम इज प्लेस्ड एट
100 डिग्री सेल्सियस इन फ्लोइंग स्टीम फॉर 30 मिनट्स ईच ऑन 3 सक्सेसिव डेज इज। इसने बोला है कि कौन सा वो प्रोसेस कौन सा है जिसमें हम मीडियम को प्लेस करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इन फ्लोइंग कितने टाइम के लिए, 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए और 3 सक्सेसिव डेज़ के लिए। तो वो मेथड है हमारा टिंडलाइजेशन, जिसमें 100 डिग्री का टेम्परेचर होता है, 30 मिनट्स होती हैं और 3 सक्सेसिव डेज़ होते हैं। तो वो प्रोसेस हमारा टिंडलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल एजेंट क्या होता है डिसइंफेक्शन का। तो नेचुरल एजेंट है सनलाइट। सनलाइट क्या है, एक नेचुरल मेथड है स्टरलाइजेशन का। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, वाटर इनटू टैंक, रिवर, लेक्स। ठीक है, सनलाइट में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो क्या करती हैं, जर्मिसाइडल होती हैं। नेक्स्ट, बेस्ट मेथड टू स्टरलाइज। कैथेटर को स्टरलाइज कैसे करोगे आप, कैथेटर को फ्यूमिगेशन से, हॉट एयर स्टरलाइजेशन से, अल्ट्रावेव से, बॉइलिंग से। बताओ स्टरलाइजेशन राइट आंसर है इसका। कैथेटर को स्टरलाइज कैसे करोगे, बाय अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, कैसे, अल्ट्रावायलेट रेज से। नेक्स्ट देखो, द बेस्ट मेथड दैट कैन बी यूज टू स्टरलाइज। कौन सा बेस्ट मेथड है, अभी पढ़ के आई है। ठीक है, रेडिएशन से पढ़ा था ना, रेडिएशंस। नेक्स्ट है टू स्टरलाइज डिस्पोजेबल सिरिंजेस द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड इज। अगर आप डिस्पोजेबल सिरिंजेस को स्टरलाइज करना चाहते हो तो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कौन सा होगा, तो वो होगा गामा रेडिएशन। डिस्पोजेबल सिरिंजेस को स्टरलाइज करने के लिए हमने गामा रेडिएशंस का यूज़ किया है, गामा रेडिएशंस। डिस्पोजेबल सिरिंजेस को स्टरलाइज कैसे किया है, हमने अभी पढ़ा है। डिस्पोजेबल सिरिंजेस को गामा रेज से स्टरलाइज किया है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर ए। क्या है, बॉइलिंग। तो लेकिन बॉइलिंग कैसे हो सकता है, अभी तो हम पढ़ के आए थे डिस्पोजेबल सिरिंजेस को हमने गामा रेडिएशन से किया था। ठीक है, या फिर रेज से करते हुए आ रहे हैं हम, रेज से। हाँ, दोनों मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका रेशनल देखो, जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं उनको स्टरलाइज करेंगे बाय आयनाइजिंग रेडिएशन से, एक्सरेज से, गामा रेज से, और साथ साथ बॉइलिंग से भी आप करोगे, याद रखना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो दिस इज़ करेक्ट, बॉइलिंग से भी आप कर सकते हो। ठीक है, गामा रेडिएशन से, एक्सरेज से, ये सारे मेथड्स आपके यूज़ होंगे। नेक्स्ट है द गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन। जैसे ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन हुआ, वार्ड है, कोई पेशेंट था वो गया, तो फ्यूमिगेशन करवाते हैं ना, रूम को फ्यूमिगेट करवाते हैं, तो कौन सी गैस से करवाते हैं, तो वो होती है फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सी होती है, फॉर्मेल्डिहाइड, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच सब्सटेंस इज़ यूज्ड इन फ्यूमिगेशन। कौन से सब्सटेंस को फ्यूमिगेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो वो राइट ऑप्शन है पोटाशियम पर मैग्नेट को हम फ्यूमिगेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्यूमिगेशन इज़ स्टरलाइजेशन बाय मीन्स। फ्यूमिगेशन इज स्टरलाइजेशन, क्या मतलब है इसका। ठीक है, फ्यूमिगेट करना क्या है, गैसेस के थ्रू कर रहे हैं ना स्टरलाइज। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई सॉल्यूशन गिरा के तो आप रूम को साफ़ नहीं कर सकते ना, ये एक टाइप की गैस होती है, उससे आप साफ़ करते हो। नेक्स्ट है फ्यूमिगेशन विद फॉर्मेलिन वेपर। फ्यूमिगेशन विद फॉर्मेलिन वेपर इज़ कॉमनली यूज टू स्टरलाइज एंड डिसइंफेक्ट। जो फ्यूमिगेशन को आपने फॉर्मेलिन वेपर के साथ ले लिया, अब आप क्या चीज़ स्टरलाइज कर रहे हो, हम इससे ऑपरेशन रूम स्टरलाइज कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है विच मेथड इज़ नॉट यूज्ड इन स्टरलाइजेशन। कौन सा मेथड हम सिरिंजेस और नीडल्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ नहीं करते, तो वो है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्योंकि ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा देगा, उनके स्पोर्स को तो किल नहीं करेगा, वो तो रह ही जाएंगे ना, फिर क्या फ़ायदा हुआ हमारी सिरिंज और नीडल्स को साफ करने का।
ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट स्टरलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। कौन सा आइटम नॉट स्टरलाइज बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्टरलाइज हो ही नहीं सकता, तो वो होता है सर्जिकल। एंटीसेप्टिक तो पता ही है आपको, पोर्स तो किल करते ही नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए ये क्या है, इसको स्टरलाइज कर ही नहीं सकता एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। नेक्स्ट है शार्प इंस्ट्रूमेंट्स शुड नॉट बी स्टरलाइज। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को आप स्टरलाइज नहीं कर सकते। कौन से तरीके से नहीं कर सकते? ऑटोक्लेव से, बॉइलिंग से, हॉट एयर ओवन से, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को बताओ। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी इतने पढ़ लिए हमने, आप यही बताओगे। और इसी के साथ हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं, कल नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।